हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पूरे चैप्टर को लगभग 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में आप लोग वन शॉट रिवीजन करोगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको सबसे पहले जानना होगा मीनिंग, नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म को देशभक्ति या फिर पैट्रियोटिज्म। इट मीन्स ए फीलिंग ऑफ लव्स और डिवोशन टुवर्ड्स ए कंट्री। एक देश के प्रति जो लव और डिवोशन या प्राइड को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म है इसकी शुरुआत यूरोपियन कंट्री से हुई थी और ये 19 सेंचुरी के ड्यूरेशन में हुआ था। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज में ये नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मीन्स इट इज ए स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड सेम कल्चर और हिस्ट्री। आप लोग जान गए होंगे नेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर के ज़्यादातर लोग का सेम आइडेंटिटी, कल्चर और हिस्ट्री होता है। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्ट होती है एक पेंटिंग से जो बनाई गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ये पेंटिंग है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और इसकी तरफ सारी कंट्री आप देख सकते हो कि आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें दो कंट्री यूएसए एंड स्विट्जरलैंड इसको क्रॉस कर चुकी है और सबसे आगे उसके बाद फ्रेंच चल रहा है। फ्रेंच के बाद और भी कंट्री, उसके पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज। और ऊपर से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उनके जो गॉड है या फिर जो एंजल्स है उनको देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब के सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और जो दूसरा हाथ है उसमें बता रखा है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन के बारे में। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम के शैटर्ड्स, कचरे बोल सकते हैं, बिखरे हुए हैं। रिमेन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, सिंबल ऑफ रिमेन्स किसके, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम के। यहाँ पर जो क्राउन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और जो भी मोनार्कियल सिस्टम के जो भी पार्ट्स है यहाँ पर है। इसका मतलब लोग इनको छोड़ के लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेडरिक सोरियो ये पेंटिंग कब बनाई थी, 1848 में, और एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे। अबाउट डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट या सोशल रिपब्लिक के बारे में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तो उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में बता रखा है चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन के बारे में। क्योंकि उस समय मैन को ही ज़्यादा पावर हुआ करती थी, सारे राइट्स होने के होते, तो इसलिए राइट ऑफ मैन लिखा गया है, ये सबके लिए नहीं बोला गया। इसके अलावा ऑन द अर्थ नीचे हम लोग क्या देख सकते हैं, शैटर्ड इमेज ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम की आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, आप लोगों को याद रखना है, लीडिंग टू द प्रोसेशन एंड ऑलरेडी ए नेशन स्टेट। सबसे आगे यूएसए और स्विट्जरलैंड है जो इसको लीड कर रहे हैं और ये नेशन स्टेट बन चुके। ये कई बार पूछ सकते हैं कि सबसे आगे कौन चल रहा है और कौन नेशन स्टेट बन चुका है। इसके अलावा जो अदर नेशन है उसमें फ्रांस, याद रखना फ्रांस आगे चल रहा है क्योंकि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ चुका है और बाकी जो कंट्री है उसको फॉलो कर रही है, जैसे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, रशिया और पोलैंड। और एक बात जर्मनी के बारे में याद रखने, उस समय डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उस समय जर्मनी एज ए नेशन नहीं बना था। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना, फ्रॉम द हेवंस, यानी कि ऊपर से जो क्राइस्ट है, सेंट है और जो एंजल्स है
गेज अपॉन द सीन, इस पूरे सीन को देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन के बारे में बात करता है। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। वहाँ पे जो भी मोनार्कियल सिस्टम था उसको लोगों ने वहाँ से रिमूव कर दिया और वहाँ पर फ्रांस रिपब्लिक बन गया। सो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू प्रमोट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने यानी कि वहाँ पे फ्रांस में क्रांतिकारियों ने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। सो ये कुछ स्टेप्स आपको याद रखना। फर्स्ट स्टेप इज द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड। जैसे इंडिया में हम लोग भारत माता का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, वैसे ही यहाँ पर फादरलैंड कॉन्सेप्ट जिसे ला पैट्री कहते हैं। इसके अलावा ले सिटोयन, ले सिटोयन मीन्स द सिटीजन। एम्फेसाइज फोकस करता था द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट इनका आइडियाज था, फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप इन न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, was chosen to replace the former royal standard। जो पुराना जो किंग का जो फ्लैग था उसको हटाकर नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। इस फोटो में आप देख सकते हैं ट्राई कलर का। थर्ड स्टेप जो स्टेट जनरल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। और उस समय एक्टिव सिटीजन का मतलब हुआ करता था जो अबव 25 ईयर्स हो और जो टैक्स पे करता हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ टेकन, इसका मतलब शपथ ली गई, कस्में खाई गई, एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड, जो शहीद हुए थे उनको गुणगान किया गया, उनको याद किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नेक्स्ट स्टेप सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट। इसका मतलब एक सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम उन्होंने पुट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, और ये बात करता था यूनिफॉर्म लॉ, इसका मतलब हर जगह सेम नियम फॉलो किए जाएंगे फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। जो फ्रांस की टेरिटरी है उसमें सभी लोगों के लिए सेम नियम होंगे। नेक्स्ट स्टेप इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है एक स्टेट में जब आप जाते हो दूसरे स्टेट से तब टैक्स देना पड़ता था, सो उसको कहते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, वो सब अबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट स्टेप यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वॉज अडोप्टेड। इसका मतलब सेम वेट एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होगा चाहे कहीं भी चले जाओ उस टेरिटरीज में। लास्ट स्टेप रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। लोगों को लगा जो रीजनल डायलेक्ट्स है वो डिवाइड करता है, सो उनके बदले एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्रेंच बनाई गई एज ए कॉमन लैंग्वेज, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स को हटाकर फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या स्टेप्स फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ने लिए थे। ये टोटल 8-9 स्टेप है, आपको याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट हुए थे। फर्स्ट इम्पैक्ट द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसका मतलब मोनार्की सिस्टम था वो वहाँ से हट गया था और ट्रांसफर हो गया था, वो पावर लोगों के पास आ चुकी थी। Next, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये बताता है कि जो लोग थे वो रिवॉल्यूशन के थ्रू उन्होंने अपना जो नेशन है उसको बनाया और अपने देश की डेस्टिनी बनाई। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है नेपोलियन के बारे में, और ये पूछा जाता है कि क्या क्या चेंजेस किए थे। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? और इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड 1804 भी कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नेपोलियन बेसिकली
मिलिट्री डिक्टेटर था और उसके बाद वो फ्रांस में रूल करने लगा 1799 टू 1815। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने दोबारा से मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया और जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में। But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. लेकिन अगर हम लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अगर बात करें तो उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे जो लोगों को पसंद भी आए थे। नाउ ये फोटो देख सकते हैं नेपोलियन के। सो आपको बताना होगा क्या क्या मेन जो फीचर्स थे 1804 नेपोलियनिक कोड के। यहाँ पे दे रखे हैं, चलो इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट, रिमूव कर दिया ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बाय बर्थ जो भी बेनिफिट मिलते थे उसको रिमूव कर दिया। जैसे ही जो भी उस समय प्रिविलेज क्लास थी, क्लर्जी और हायर क्लास, उनको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था तो उनको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, ही स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट इसका फीचर है ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी सभी को नहीं होता था तो उसने प्रोवाइड किया कि सभी को अब राइट टू प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब पैसे देकर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसको सिंप्लीफाई किया गया और आसान बनाया गया। देख सकते हैं कौन कौन से एरिया इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ही अबॉलिश्ड फेडरल सिस्टम। जैसे इंडिया में जमींदारी सिस्टम था वैसे ही यहाँ पर भी था, टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था, उसको उसने अबॉलिश कर दिया। इसके अलावा जो किसान थे, पीजेंट थे, उनको फ्री कर दिया फ्रॉम सर्वडम। जो स्लेवरी, बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाते थे, फोर्सफुल उनको काम करवाए जाते थे, उसको अबॉलिश कर दिया और जो मनोरियल ड्यू था उसे भी हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप, शहरों में क्या किया गया इन द टाउन, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड होता था एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसन। गिल्ड का मतलब था जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिसन, जो अपने हिसाब से रूल्स बनाते थे और पूरे मार्केट को कंट्रोल करते थे। ये कुछ ही जो बड़े व्यापारी थे उनका ग्रुप हुआ करता था। इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी। नेक्स्ट स्टेप, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था उसको पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। ये कुछ पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव जो काम किए थे नेपोलियन ने ये थे। इसके अलावा इनके कुछ नेगेटिव भी देख सकते हैं, जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन को बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी और फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया जाता था आर्मी में क्योंकि उसको अदर्स कंट्रीज की भी टेरिटरी जीतनी थी। ये भी बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट बता सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी उसको भी कम कर दिया। इस तरीके से देख सकते हैं कुछ नेगेटिव जो पॉइंट है नेपोलियन के बारे में, लोग जिसको पसंद नहीं करते थे। आपकी बुक में दे रखा है कि इन द एरियाज कॉन्कर्ड रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल, लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। इसका मतलब लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स था, कुछ लोग उसे पसंद कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। इनिशियली लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे थे इन मैनी प्लेसेस सच है जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, और कुछ सिटीज़ जैसे ब्रुसेल, मेंस, मिलान एंड वॉर्सो। फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया जाता था एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, जैसे उनको आज़ादी दिलाएगा। बट जो शुरुआती जो लोगों की खुशी थी वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। लोग फिर उससे खुश नहीं थे क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट था वो लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके बाद जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम कम होती जा रही है तब लोग उस चीज़ से खुश नहीं थे। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कल पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। मैं आज उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेजर पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरीज। आपको बताना है जो यूरोप है उसमें मिड 18th सेंचुरीज में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्या पॉलिटिकल फीचर्स थे।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस समय कोई भी नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं था। नो नेशन स्टेट, इसका मतलब ये है नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। इसका मतलब कोई भी देश नहीं था उस समय, लोगों की कोई भी कॉमन कल्चर या आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। इसमें और भी पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। इसका मतलब यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, वो अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे, डचीज में डिवाइडेड थे, और कैंटोन्स मीन्स प्रोविंस या स्टेट में डिवाइडेड थे। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और जो रूलर हुआ करते थे उनकी खुद की टेरिटरीज हुआ करती थी। नेक्स्ट, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। हम लोग अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था, और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहा करते थे। So within the territories of which live, diverse means different categories of people. और उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको याद रखना है, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। उस समय किसी का भी सेम कॉमन कल्चर नहीं हुआ करता था, एक आइडेंटिटी या एक पहचान नहीं हुआ करते थे, बिकॉज नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जिस वजह से ये कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। नेक्स्ट, दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये जो लोग थे अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे, और बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और अलग अलग जातीय समूह में डिवाइड थे, एथनिक ग्रुप में बिलोंग करते थे। आपको एग्जाम्पल दे रखा है हैब्सबर्ग एम्पायर का, डेट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, और जो कहाँ पर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी पे। वॉज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, और ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग रीजन के लोग यहाँ रहा करते थे, जो अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था वहाँ पे अलग अलग जो रीजन वाइज ये डिवाइडेड था, अलग अलग किंगडम वाइज यहाँ पे डिवाइडेड था। नाउ आप देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन यूरोप। यूरोप में जो सोसाइटीज थी वो कैसे डिवाइडेड थी। बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड थी। फर्स्ट कैटेगरी थी एरिस्टोक्रेसी की, सेकंड थी पीजेंट्री। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब थर्ड कैटेगरी जिसे मिडिल क्लास कहते हैं वो डेवलप हुई। तो पहले हम लोग जानेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली हाईएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत रिच पीपल आते थे, और सोशली एंड पॉलिटिकली ये काफ़ी डोमिनेंट क्लास थी। इससे आपको ये जानने के लिए मिला कि एरिस्टोक्रेसी इंक्लूड करती थी किंग और उसकी फैमिली, इसके अंतर्गत क्लर्जी ये सब आते थे। नेक्स्ट, दे ओन एस्टेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और ये प्रॉपर्टी उनकी शहरों में भी हुआ करती थी और रूरल एरियाज मीन्स कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस, हर जगह उनकी प्रॉपर्टी होती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके बारे में याद रखना है, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, और जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर फैमिलीज कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये लोग आपस में मैरिज करके कनेक्टेड रहते थे। नेक्स्ट, माइनॉरिटीज थे, इनकी पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, सो दे आर स्मॉल ग्रुप। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एरिस्टोक्रेसी मीन्स जो हाईएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थी, यानी किंग और उसकी फैमिली इंक्लूड करते थी, जिसके अंतर्गत रिच पीपल भी आया करते थे, और ये काफ़ी डोमिनेंट थे। इन सबके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा ये आपस में ही शादी करके कनेक्टेड रहते थे, और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, इसलिए ये क्या था, एक स्मॉल ग्रुप था। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं पीजेंट्री, जिसके अंतर्गत फार्मर्स या फिर पुअर पीपल आया करते थे। सो पीजेंट्री थी लोवेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दिस आर इंक्लूड पुअर पीपल, फार्मर्स, आर्टिशन इसी कैटेगरी में आते थे। सो आपको याद रखना है इसमें कौन सी कैटेगरी होगी, फार्मर्स प्लस इसी के अंतर्गत आर्टिशन, सारे इसी कैटेगरी में आते थे, और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी, दे आर इन मेजोरिटी पॉपुलेशन। ये आपको वैसे भी याद रखना है, किसी भी कंट्री में गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है ज़्यादातर, और जो अमीर होते हैं उनकी कम होती है।
सो जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी उनकी पॉपुलेशन कम थी और जो पीजेंट्री थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से ये क्या थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी, पीजेंट्री को कोई भी राइट्स नहीं हुआ करते थे और जो एरिस्टोक्रेट थे उनको सारे राइट्स उन्हीं के पास हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो यूरोप थे वहाँ पर जो फार्मिंग सिस्टम था वो डिवाइड था। जैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इस साइड वेस्ट यूरोप, दूसरी साइड हम लोग बात करते हैं ईस्ट यूरोप की। जो वेस्ट यूरोप थे वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती थी, फार्म बाय टेनेट्स एंड स्मॉल ओनर्स। सो आपको यहाँ पर याद करना है टेनेट्स और स्मॉल ओनर्स के बारे में। कौन से पार्ट में थे, ये थे वेस्टर्न यूरोप में। अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पर कल्टिवेटेड बाय सर्फ मीन्स जो लैंडलेस लेबर थे वो काम करते थे। सो ईस्टर्न पार्ट में कौन थे, सर्फ। यहाँ पे सर्फ के बारे में यानी कि यहाँ पे सर्फडम सिस्टम हुआ करता था। इस तरीके से पीजेंट्री क्लास डिवाइडेड थी वेस्ट और ईस्ट यूरोप में। इसमें हम लोग सेंट्रल यूरोप का भी पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ईस्ट प्लस जो सेंट्रल यूरोप थे वहाँ पर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। नाउ नेक्स्ट जो न्यू मिडिल क्लास आई थी जिसे कहते हैं कॉमर्शियल क्लास। इसके और भी नाम है, इसको हम लोग लिबरल क्लास भी कह सकते हैं, इसी को ही वर्किंग क्लास भी कहा जाता था। क्योंकि ये एजुकेटेड पर्सन इंक्लूड थे इसलिए इसको एजुकेटेड क्लास भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डेवलप हुई, जिस वजह से इसको इंडस्ट्रियल क्लास भी कहा जाता है। सो इतने सारे इनके नाम है, सारे एक ही है, आपको याद रखना सबका मीनिंग सेम है। मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, कॉमर्शियल क्लास, लिबरल क्लास, एजुकेटेड क्लास और वर्किंग क्लास, ये सब मिलते जुलते ही हैं। सो सेम है, इनको आपको याद रखना है। बेसिकली आपको इसको इस हिसाब से समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया यूरोपियन कंट्रीज़ में तब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तब ट्रेड भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। ट्रेड इंक्रीज़ होने से टाउन डेवलप होंगे, टाउन डेवलप होने पे न्यू क्लास डेवलप हुई, वो न्यू क्लास कहलाई मिडिल क्लास। सो इस तरीके से हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास ओरिजिन हुई, मिडिल क्लास का आप बता सकते हो बर्थ हुआ। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या इंक्लूड करते थे। इट बेसिकली मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट एमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एमर्ज हुई। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ड्यूरिंग मिड 18 सेंचुरीज इंग्लैंड में, उसके बाद अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे फ्रांस और जर्मन एरियाज में, वहाँ पे 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। सो ये जो लिबरल क्लास थे जो आज़ादी की बात कर रहे थे, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इंक्रीज हो चुका था इनके आने के बाद में, और वो चाहते थे अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। वो लोग डिमांड कर रहे थे कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज है उनको अबोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनको लगता था इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वो लोग इसी के खिलाफ लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। आगे हम लोग जानेंगे, पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि यूरोप में जो मिडिल क्लास थी उन्होंने ही रिवॉल्यूशन लाया था। उन्हीं की वजह से नेशनलिज्म इतने सारे पार्ट्स में, इतने सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर इंक्रीज हो गया था। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। ये एक वर्ड लेबर से मिलकर बना है। लेबर का मतलब होता है फ्री। सो लिबरलिज्म का मतलब हो गया फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, और ये बेसिकली यूरोप में 19th सेंचुरी में ये डिमांड जो न्यू मिडिल क्लास आया था उन्होंने स्टार्ट किया था। इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे लिबरलिज्म को। फर्स्ट पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सेकंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बात करेगा पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज, ये बात करता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल को जो भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। उसके अलावा इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये बात करता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसका मतलब जो सरकार बनेगी
वो सभी लोगों की सहमति से बननी चाहिए। ये पहले मोनार्कियल सिस्टम की तरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जनता जिसे चाहेगी वो ही मेन हेड बनना चाहिए या फिर वही राजा बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे वांटेड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मीन सेल्फ रूल खत्म होना चाहिए, मोनार्की सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो भी क्लरिकल प्रिविलेज मिलते हैं ये सब खत्म होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे। लास्ट पॉइंट, इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी टेकन अवे। इनवाइबिलिटी का मीन्स होता है नॉट वायलेटेड। सो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पहली बात आपको याद रखना है, फ्रीडम होनी चाहिए सभी के लिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय कंसर्न। थर्ड पॉइंट, एंड होना चाहिए जो भी ऑटोक्रेसी क्लरिकल प्रिविलेज है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट आपको याद करना है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। सो ये अभी हमने देखा पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था। नाउ इसी में ही आगे दे रखा है कि जो लिबरलिज्म था उसमें प्रोवाइड किया गया था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, बट इस इक्वलिटी में यूनिवर्सल सफरेज इंक्लूड नहीं था। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। आपको याद करना है, सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। राइट टू वोट सबके लिए नहीं हुआ करता था, बेसिकली ये मैन के लिए था। वुमेन को फ्रांस में राइट टू वोट नहीं दिया गया था। ये बाद में जाके 20वीं सेंचुरी में 1946 में प्रोवाइड किया गया था। सो ये हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ को अभी यहाँ पे 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। इसमें ये जानना है यूनिवर्सल सफरेज इंक्लूड नहीं था। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी टाइम के दौरान। सेकंड हम लोग जानेंगे जब जैकोबिन क्लब का रूल आया, उसके बाद जब नेपोलियनिक टाइम आया, नेपोलियनिक कोड आया, तब क्या रूल्स हुआ करते थे। स्टार्टिंग में रिवोल्यूशनरी फ्रांस के टाइम पे राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं को हुआ करता था जो प्राइवेट ओनिंग मैन हुआ करते थे। इसका मतलब जो भी एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को ही राइट टू वोट हुआ करता था। इसके अंतर्गत मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन नहीं आते थे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है जैकोबिन क्लब के टाइम पे, यहाँ पे ऑल अडल्ट मेल है वोटिंग राइट। सभी अडल्ट मेल को वोटिंग राइट्स मिला। इसका मतलब यहाँ पर वोटिंग राइट बढ़ाया गया, सभी मेल को प्रोवाइड किया गया, बट फीमेल को अभी किसी में भी नहीं दिया गया। ये आपको याद करना है। थर्ड आपको बताना है नेपोलियनिक कोड, उस दौरान लिमिटेड सफरेज कर दिया गया, राइट टू वोट को कम कर दिया गया। सो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर राइट की बात करें तो मेल को मिला था, सभी एडल्ट मेल को ड्यूरिंग जैकोबिन क्लब। नाउ हमारा जो सेकंड पॉइंट था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सेकंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करेगा। सबसे पहली इसमें आपको बताना है फ्रीडम ऑफ मार्केट। सेकंड पॉइंट अबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन है ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल उसको हटा देना चाहिए। वाई, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये आपको पढ़ना है ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम, इकोनॉमिक स्नैरियो ड्यूरिंग नेपोलियन इन जर्मन स्पीकिंग रीजन। जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस वजह से लोग डिमांड कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पर लोगों को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो हम लोग देख लेते क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी जर्मन स्पीकिंग रीजन में। अभी यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग रीजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय जर्मनी एज ए कंट्री, एज ए नेशन उस समय नहीं बना था। सो पहले पॉइंट पढ़ लेते, क्रिएशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ग्रुप, बड़ा ग्रुप बना देना क्या होता है, एक कॉन्फेडरेशन या फिर एक अलायंस बना देना। तो 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया गया था, महासंघ कहते हैं कॉन्फेडरेशन को। सेकंड पॉइंट, ईच ऑफ दिस हैव ओन करेंसी, सभी की अपनी करेंसीज हुआ करती थी। इसके अलावा सभी में वेट एंड मेजरमेंट अलग अलग हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज वर लेविट, इसका मतलब ड्यूटीज लग जाती थी अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ गुड्स। जितना वेट होता था उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगती थी, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था।
नेक्स्ट पॉइंट, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। सो ये जो टैक्स कैलकुलेट करना, ड्यूटीज कैलकुलेट करना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। अभी हमने देखा था वहाँ पर जो भी वेट एंड मेजरमेंट था वो सब अलग था। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है एल ए। एल ए क्या था? बेसिकली यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। इट वॉज ऑफ डिफरेंट लेंथ इन ईच रीजन। ये हर जगह इसकी जो वैल्यू या लेंथ हुआ करती थी वो अलग अलग हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों को जब एक जगह से दूसरे एरियाज में जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसको कहा जाता है जोल्वरिन। सो आपको याद करना है जोल्वरिन क्या था। जोल्वरिन बेसिकली एक कस्टम यूनियन था विच इज़ फॉर्म बाय प्रुशिया इन 1834। सो इसमें आपको तीनों बातें याद करनी है। जोल्वरिन बेसिकली क्या था? कस्टम यूनियन। और ये किसने बनाया था? ये प्रशिया ने बनाया था। और कौन से ईयर में बनाया था ये भी आपको याद करना है, 1834। अब इसको हमें क्या क्या फीचर्स है पढ़ना है। फर्स्ट फीचर्स इज अबोलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स। जितने भी टैरिफ बैरियर्स हुआ करते थे, यानी कि ट्रेड करने पे जो जो प्रॉब्लम आती थी, उन सभी प्रॉब्लम को हटा दिया गया। सेकेंड प्रॉब्लम जो थी, करेंसीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सो करेंसीज को रिड्यूस कर दिया, 30 से कम करते 2 कर दी। सो आपको सेकेंड पॉइंट याद करना है, करेंसीज पहले जो 30 हुआ करती थी वो अब कितने हो गए? सिर्फ 2 कर दी गई। लास्ट पॉइंट आपको याद करना है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज डेवलप किया गया था ताकि ट्रेड आसानी से किया जा सके। सो 3 बातें आपको जोल्वरिन के बारे में याद करनी है। टैरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया गया, जो करेंसीज थी जो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थी 30 से कम करते उन्होंने कितनी कर दी? 2 कर दी। और उसके अलावा क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे इस्टेब्लिश कर दिया ताकि लोगों को ट्रेड करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट थर्ड में जो हमारा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ आज की क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड कंप्लीट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म। इसमें आईएसएम दे रखा है। आईएसएम का मतलब होता है आइडियोलॉजी। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव। अभी हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है। ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल फिलोसफी है जो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है, पुराने जो ट्रेडिशन है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन कस्टम्स है इसके ऊपर फोकस किया जाता है इसमें। और एंड प्रिफेर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और वो लोग ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव। न्यू कंजर्वेटिव वो लोग थे जो पुरानी सोच वाले थे लेकिन वो कुछ मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। ये डेवलप हुए थे आफ्टर 1815 जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। सो इसके बारे में देख लेते। फर्स्ट पॉइंट इज दे बिलीव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक चर्च, मोनार्की, social hierarchies, properties and the family should be preserved। इसका मतलब जो न्यू कंजर्वेटिव थे वो बिलीव करते थे पुराने जो भी इंस्टीट्यूशन थे और उनको लगता था जैसे चर्च, मोनार्किल जो सिस्टम है, राजाओं का सिस्टम है, सोशल हायरार्की जो मेंटेन की जाती थी, वहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी और जो फैमिली है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि जो चेंजेस आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में उसको फॉलो करने चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, दे डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। प्री रिवोल्यूशनरी डेज का मतलब होता है बिफोर 1789, क्योंकि 1789 के बाद फ्रांस में रिवोल्यूशन आ चुका था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग प्री रिवोल्यूशनरी डेज से, उससे पहले जो भी सिस्टम हुआ करता था उसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था जो मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, जो चेंजेस आ चुके हैं उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दे रियलाइज चेंजेस स्टार्टेड बाय नेपोलियन एंड मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथन मोनार्की। उनको लगता था जो चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं या फिर मॉडर्नाइजेशन क्या करेगा, मोनार्कियल सिस्टम को ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा।
नाउ अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ए मॉडर्न आर्मी। सेकंड, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। थर्ड, ए डायनामिक इकोनॉमी, मीन्स इकोनॉमी चेंज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, द अबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्वडम। उनको लगता था जो फेडरलिज्म है और जो सर्वडम है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। सो ये हमने देखे ऑब्जेक्टिव क्या थे न्यू कंजर्वेटिव के। नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कब हुई थी 1815 में। ये ट्रीटी हुई थी आफ्टर जब नेपोलियन की हार हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू में। तो ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, जो प्रेब कंट्रीज थी जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया था। प्रेब मीन्स प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। नाउ आप क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको ये याद करना है। आपको फीचर्स बताने ट्रीटी ऑफ वियना के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे होस्ट किसके द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जिसका बार बार नाम आएगा, आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। ड्यूक मैटरनिक ने इसको होस्ट करवाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्ट था अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंज इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन ने जितने चेंज कर दिए थे उसको दोबारा से अनडू करना, मीन्स उसको जैसे पहले जो सिस्टम हुआ करता था बिल्कुल एज इट इज कर देना है। मेन गोल, मेन इंटेंशन क्या थी, टू रिस्टोर मोनार्कीज, मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करना है, डेट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया था यानी कि हटा दिया था। सेकेंड उनका मेन गोल था टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, पूरे यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वो क्रिएट करना चाहते थे। न्यू कंजर्वेटिव का मतलब अभी हमने जाना था जिसमें मॉडर्नाइजेशन तो होगा, लेकिन वो लोग चाहेंगे कि पुराना जो मोनार्कियल सिस्टम है वो एज इट इज मेंटेन रहे। नाउ देखते हैं फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। इसका मतलब बोर्बन डायनेस्टी जो पहले हुआ करती थी फ्रांस में उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको आपको याद रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के टाइम पर फ्रांस ने जो जो टेरिटरीज जीती थी, एनेक्स की थी, उसको दोबारा से छीन लिया गया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के चारों ओर अलग अलग स्टेट की सीरीज सेटअप कर दी गई थी टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। इसका मतलब फ्रेंच दोबारा से अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड ना कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे नेपोलियन ने जो किया था ये दोबारा से फ्रांस में ऐसा रिपीट हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए थे, ये जो सीरीज ऑफ स्टेट डेवलप की गई थी वो कैसे चेंज किया गया था। सबसे पहले इन द नॉर्थर्न एरिया में द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम सेटअप, ये याद रखना है। नॉर्दर्न एरिया में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप किया गया था और इसी के अंतर्गत बेल्जियम भी आता था, इंक्लूड होता था। इन द साउथ, अगर साउथ में बात करें तो जेनेवा एडेड टू पिडमोंट, जेनेवा को ऐड कर दिया गया था किसमें, पिडमोंट में। नेक्स्ट फीचर्स, रशिया गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर। इसका मतलब वेस्टर्न बाउंड्रीज पे रशिया को न्यू टेरिटरीज प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पर कंट्रोल यानी कि उसको पावर दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तब ऑस्ट्रिया को यहाँ से हरा के हटा दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इन द ईस्ट, अगर हम लोग ईस्टर्न बात करें, ईस्ट साइड, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलैंड में भी लोग वहाँ पर स्ट्रगल करेंगे इनके अगेंस्ट, रशियन के अगेंस्ट। नेक्स्ट प्रशिया, प्रशिया गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। प्रशिया को भी एक पोर्शन सेक्सोनी का प्रोवाइड किया गया। नाउ एक बात आपको याद रखनी है कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का जो सेटअप किया गया था नेपोलियन ने, वॉज लेफ्ट अनटच। इसका मतलब उसको चेंज नहीं किया गया था। जो 39 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बना था उसको चेंज नहीं किया गया था, उसके अलावा बहुत सारी जगह को चेंज कर दिया था। नाउ इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम पर, जैसे ये फ्रांस था, फ्रांस के चारों ओर अलग अलग स्टेट सेटअप कर दिए गए थे ताकि फ्रांस अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर पाए। इस पूरी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस के बॉर्डर पे चारों ओर।
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशन क्या थी न्यू कंजर्वेटिव की। क्वेश्चन इज राइट लिमिटेशन ऑफ न्यू कंजर्वेटिव। फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये बेसिकली ऑटोक्रेटिक थे, मीन्स ये मोनार्कियल सिस्टम थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो अपने अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई क्रिटिसिज्म या फिर डिसेंट सहन नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं था कि कोई उनकी बुराई करे। नेक्स्ट, सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर कोई भी उनकी सरकार पे, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे यानी मोनार्की सिस्टम पे अगर कोई भी उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए तो वो उनकी एक्टिविटीज को भी कर्व कर देते थे, यानी उसके ऊपर भी वो रोक लगा देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ। आपको याद रखना है उन्होंने सेंसरशिप लॉ इम्पोज कर दिया था टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले एंड सॉन्ग्स, ताकि उनके बारे में कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेस में या फिर सॉन्ग्स में उनके बारे में कोई भी ना तो लिख सकता था, ना बोल सकता था, ना उनके बारे में कोई भी गा सकता था। रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बारे में अगर कोई भी ऐसा लिखता था तो वो सेंसरशिप लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं हुआ करता था। सो ये हमने देखे इनके क्या क्या लिमिटेशन थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? बेसिकली लिबरल्स हुआ करते थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, हु वर रिवोल्यूशनरी, एक्सप्लेन देयर आइडियोलॉजी। आपको बताना है रिवोल्यूशनरी के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी क्या हुआ करती थी। आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, जब न्यू कंजर्वेटिव काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, तब जो भी रिवोल्यूशनरीज थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो चुके थे और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी ताकि वो आसानी से अपने जो भी आइडियाज़ है उनको स्प्रेड कर सके और इसके अलावा वो ट्रेन कर सके बाकी रिवोल्यूशनरीज को। और उनके आइडियाज़ क्या हुआ करते थे? लिबर्टी के बारे में आइडियाज़, यानी कि फ्रीडम के बारे में। उस समय रिवोल्यूशनरी का मतलब हुआ करता था टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। इसका मतलब मोनार्कियल फॉर्म का विरोध करना ही रिवोल्यूशनरी का मतलब हुआ करता था। और ये मोनार्कियल फॉर्म कौन सा फॉर्म था? विच इज इस्टेब्लिश आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। सेकेंड पॉइंट था इनका लिबर्टी यानी कि आज़ादी के लिए फाइट करना। नेक्स्ट, क्रिएशन फॉर ए नेशन स्टेट। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स इनका ये था कि नेशन स्टेट क्रिएट करना है, यानी कि खुद का नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, नेशनल फ्लैग होने चाहिए, एक ही कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। नाउ इसमें देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवोल्यूशनरी थे वो फेमस थे गिउसेपी मैज़िनी। इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है। सो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गिउसेपी मैज़िनी। यहाँ पर इनकी पिक्चर दे रखी है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, ये इटली के रहने वाले थे। ही वॉज बोर्न इन जेनेवा इन 1807, ये 1807 में इनका जेनेवा में बोर्न हुआ था। और ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। आपको याद रखना है सबसे पहले कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे? ऑफ कार्बोनारी के। एट द एज ऑफ 24 एज में सेंट टू एग्जाइल इन 1831। जब 24 एज के हुए थे, कब? 1831 उनको एग्जाइल यानी कि देश से निकाल दिया गया था। उसका रीज़न क्या था? फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में क्योंकि इन्होंने एक रिवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया था, जिस वजह से उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की, जो कई बार पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें यंग इटली इन मर्साइल्स। आपको याद रखना है सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटीज क्या था? यंग इटली इन मर्साइल, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज ही बिलीव डेट गॉड इंटेंडेड मीन्स भगवान भी यही चाहते थे कि नेशन टू बी द नेचुरल काइंड ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब वो भगवान की नाम लेकर लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को बोलते थे कि भगवान खुद चाहते हैं कि नेशन स्टेट बने। नेक्स्ट पॉइंट, ही वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गिउसेपी मैज़िनी अपोज मोनार्की, मोनार्की के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाना। जब इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप की तो उनको देखते हुए बाकी जो और यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड, वहाँ पर भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद ड्यूक मेटरनिक ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी
जिसको आपको याद रखना है। ही डिस्क्राइब मैजेनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सो मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया था मैजेनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उनका मानना था कि जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है उसमें सबसे बड़े जो दुश्मन है वो कौन है, मैजेनी है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है 1830 टू 1848 टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे जिस वजह से इसको बोला गया था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट होता है जुलाई रिवॉल्यूशन से, जो कब हुआ था 1830s में। ये जुलाई के मंथ में हुआ था जिस वजह से इसको जुलाई रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s एंड इट्स आउटकम्स। इसके आउटकम्स के बारे में भी बताने। इसके दो आउटकम्स थे। फर्स्ट आउटकम था जो अपराइजिंग हुई थी ब्रुसेल में, सेकंड ग्रीक रिवॉल्यूशन के बारे में। सो पहले जान लेते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s। इसके 3 पॉइंट आपको याद रखने। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज द बोर्बन किंग ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1815 में बोर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन 1830s में बोर्बन किंग को ओवरथ्रोन कर दिया था। किसने, लिबरल्स ने। सेकंड पॉइंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर इंस्टॉल्ड। और जो मोनार्की सिस्टम हुआ करता था उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब था जो राजा होगा वो काम करेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की सिस्टम भी होगा। और इसका हेड किसको बना दिया था, लुइस फिलिप को। लुइस फिलिप बिकेम हेड ऑफ दिस सिस्टम। इसके बारे में मैटरनिक ने एक स्टेटमेंट दी थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। आपको याद रखना है मैटरनिक का ये एक और स्टेटमेंट है। इससे पहले मैजेनी के बारे में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। नाउ जुलाई रिवॉल्यूशन के क्या आउटकम्स थे, बेसिकली इसके 2 आउटकम्स थे। एक था अपराइजिंग इन ब्रुसेल, सेकंड था ग्रीक रिवॉल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं जो ब्रुसेल वाला। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग ब्रुसेल विच लेड टू द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो ब्रुसेल है वो किससे अलग हो गया, नीदरलैंड से। इसका मतलब ये ब्रुसेल बेल्जियम की बात हो रही है क्योंकि ये बेल्जियम की कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट आउटकम था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके ऊपर अलग से आपकी बुक में शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ग्रीक पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर था सिंस 15th सेंचुरी, यानी 15वीं सेंचुरी ग्रीक किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर। बेसिकली ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था और जो ग्रीस थे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन 1821। आपको याद रखना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1821 से लेकर 1832 तक ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था। अभी आपको याद रखना है ग्रीस को सपोर्ट किन लोगों ने किया था। सबसे पहले अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। इसका मतलब जो दूसरी जगह जो ग्रीक रहते थे उनसे इनको सपोर्ट मिला। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी ग्रीस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। और वहाँ के जो भी पोइट थे, आर्टिशन थे, उन्होंने भी ग्रीस को काफ़ी सपोर्ट किया बिकॉज उनको लगता था जो ग्रीस है एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत उनको लगता था ग्रीस से हुई है। सो ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस को। उसमें आपको याद रखना है लॉर्ड बायरन जो एक पोइट थे, ऑर्गेनाइज फंड, उन्होंने पैसे प्रोवाइड किए थे। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो इस ट्रीटी के बाद ग्रीस को आज़ादी मिल चुकी थी। सो आपको याद रखना है 1832 में ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। हमारा पार्ट 4 होगा। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रोमांटिसिज्म के बारे में। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप ए फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और या फिर ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब है एक कल्चरल मूवमेंट जो कि यूरोप में स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे जो फिलोसोफर है, आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, पोएट्स है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट था
जिसका मकसद क्या था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्रिएट करना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि लड़ाई से ही नेशनलिज्म क्रिएट नहीं होता, इसके लिए लोगों में सेम कल्चर होना भी जरूरी है। सो कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। नेशन का आइडिया क्रिएट करने में कल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आर्ट, पोइट्रीज, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। और जो भी पोइट्रीज, स्टोरीज और म्यूजिक है, इससे नेशनलिस्ट फीलिंग आसानी से बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। आपको ये याद रखना है, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रीजन एंड साइंस। उन्होंने ये कहा था कि जो हर चीज़ होती है वो दिमाग और साइंस से नहीं होती, कुछ चीज़ें इमोशन से, दिल से भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे फोकस ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। उनको ये लगता था हमें अपने इमोशन पे और जो हमारी अंतरात्मा है, मिस्टिकल जो फीलिंग होती है हमारी, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। और उनका मकसद ये था कि सेम हेरिटेज होना चाहिए, कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट की ये कोशिश थी कि शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज होना चाहिए और कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। किसी देश का जो आधार तय करता है वो उसका जो पुराना कल्चर है और जो पुरानी उसकी जो हेरिटेज है वो सेम होना चाहिए। इसी की वजह से एक नेशन स्टेट बनता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने कोशिश की थी जो कल्चरल मूवमेंट है उसको आगे ले जाने की। सो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इनको जोहान गॉटफ्राइड हर्डर भी कहा जाता है। वो कौन थे, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। सो ही वॉज द जर्मन फिलोसोफर, वो जर्मन फिलोसोफर थे। इसके अलावा इन्होंने तो कॉन्सेप्ट दिए थे, ये आपको याद रखना है, दास वोक एंड सेकेंड वोक्स जीस्ट। दास वोक का मतलब था दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। उनको ऐसा लगता था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो लोगों के अंदर ही होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो जिस इसका मतलब था इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोट्रीज एंड फोक डांस। उनको ये लगता था फोक सॉन्ग, पोट्रीज और डांस के थ्रू ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। इसका मतलब जो एक देश की आत्मा है वो वहाँ के जो फोक सॉन्ग है, पोट्रीज है एंड फोक डांस है, इसके थ्रू पॉपुलर की जा सकती है। सो ये दो कॉन्सेप्ट थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में। Next question, explain how language and music play an important role in developing nationalist sentiment in Europe। इसका मतलब लैंग्वेज और जो म्यूजिक है उन्होंने यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया था। तो इसमें आपको बताना है इनके क्या रोल था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोलैंड में। पोलैंड में नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड के ऊपर हमने देखा था जो रशिया है उसका कंट्रोल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज की मदद से अभी तक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाए रखा था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कैरोल कोरपेंस्की, बिकॉज ही सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरास एंड म्यूजिक। ओपेरास मीन्स म्यूजिकल प्ले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूजिकल प्लेस। इसके थ्रू इन्होंने वहाँ पर नेशनल स्ट्रगल को कंटिन्यू किया था, सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, टर्न फोक डांस इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। फोक डांस को इन्होंने नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ के पोलैंड के जो फेमस फोक डांस है, ये दो डांस के बारे में आपको बता रखा है। फर्स्ट इज पोलोनाइज, सेकेंड इज माजुरेका। सो दोनों के नाम आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पोलैंड को जब रशिया ने ऑक्यूपाइड कर लिया था उसके बाद रशिया ने क्या किया, वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज को फोर्स आउट ऑफ स्कूल के सिलेबस से और बाकी हर जगह से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया और रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। हर जगह रशियन लैंग्वेज को क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। उसके बाद 1831 में आर्म रेवेलियन हुआ बट क्रस्ट, लेकिन उसको दबा दिया गया। इसका मतलब ये फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जो क्लर्जी क्लास थी उन्होंने वहाँ पर
ये जो रिवोल्ट है वो स्ट्रगल बिगेन किया, और उन्होंने लैंग्वेज को एज ए वेपन माना, और वो यूज करते थे पुलिस लैंग्वेज फॉर चर्च गैदरिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सो इस तरीके से उन्होंने अपने मूवमेंट को कंटिन्यू किया। इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि उनको किसी तरीके की फिलहाल आज़ादी नहीं मिली, बट नेशनलिस्ट फीलिंग जरूर लोगों में क्रिएट हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s। 1830s के टाइम पीरियड पर आपको बताना है क्या क्या इकोनॉमिक हार्डशिप, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों में। इसमें हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830s। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे टू सिटीज़, और सिटीज़ में भी उन्हें ज़्यादा रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि वो लोग फिर स्लम एरियाज पे काम करते थे, और वहाँ पर कंपटीशन बढ़ चुका था ड्यू टू चीप प्रोडक्शन। इसके अलावा जब बैड हार्वेस्ट हो गई तो उससे जो सिचुएशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो गई। इट लीड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन यूरोप। नाउ हम लोग इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो रीज़न था वो था पॉपुलेशन इंक्रीज। देयर वाज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो यूरोप में है पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी थी। सेकेंड रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट। जितनी जॉब अवेलेबल थी उससे ज़्यादा लोग जॉब के लिए डिमांड कर रहे थे। थर्ड प्रॉब्लम थी माइग्रेशन। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़। इसका मतलब रूरल एरिया से लोग कहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, सिटीज़ की तरफ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कंपटीशन इंक्रीज हो चुका था। इसका रीज़न था स्मॉल प्रोडक्ट फेस कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से यहाँ का जो भी प्रोडक्ट था वो मशीन मेड था और काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ करता था, जिस वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता था। और कुछ रीजन में एरिस्टोक्रेसी अभी भी प्रिवेल कर रही थी। एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर। पीजेंट स्ट्रगल, जहाँ पर पीजेंट को स्ट्रगल करना पड़ता था अंडर बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूस। जो फेडरल सिस्टम था वो कुछ जगह पे अभी भी कंटिन्यू था। और लास्ट पॉइंट आपको बताना है, जो फूड प्राइस है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गए। राइज ऑफ फूड प्राइस, इसके साथ ही बैड हार्वेस्ट जब हो गया तब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इट लीड टू पॉपुलिज्म मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर गरीबी हो चुकी थी। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो बताना एक्सप्लेन द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, दैट इज 1848 में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में। इसके लिए आपको पहले सिचुएशन को समझना होगा। 1848 इस टाइम पर दो रिवोल्ट हुए थे। एक रिवोल्ट को हम लोग कहते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं मई रिवॉल्यूशन। आपको याद रखना है, जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन फ्रांस। और जो मई रिवॉल्यूशन था वो हुआ था इन जर्मनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना क्योंकि 1848 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फेब्रुअरी जो रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो किसने किया था? वो किया था जो पीजेंट थे। इसका मतलब इसको रिवोल्ट ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। रिवोल्ट ऑफ द पुअर किसको कहा जाता है? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को। और इसी रिवॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं पीजेंट रिवोल्ट, या फिर कई बार पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848 भी इसे ही बोला जाता है। इसके अलावा जो मई रिवॉल्यूशन था वो आपको याद रखना है एम फॉर मई, एम फॉर मिडिल क्लास। ये किसने किया था? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को लिबरल क्लास भी कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन को रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी बोला जाता है। याद रखना आपको 1848 में फेब्रुअरी में रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, जिसे रिवोल्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, पीजेंट रिवोल्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848 बोला जाता है। दूसरी तरफ मई
जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये जर्मनी में हुआ था और इसको मिडिल क्लास ने किया था। सो इसको रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी कहा जाता है। सो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों रिवोल्ट के बारे में। सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो 1848 फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ था, जो किसने किया था? पुअर्स ने। सो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो थी फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 1848 इन फ्रांस। सो पॉपुलेशन आउट ऑन रोड, जब जरूरत से ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, जिस वजह से जो लोग थे वो रोड पर आ गए, उसका इम्पैक्ट हमें बताना है। इम्पैक्ट क्या हुआ था? इम्पैक्ट जो लुइस फिलिप थे वॉज फोर्स टू फ्ली, उनको यहाँ से फ्रांस से भागना पड़ा। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी वॉज प्रोक्लेम फ्रांस एज ए रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक। सो फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक कंट्री। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपको ये याद करना है, जो भी पुअर थे उनका क्या रोल था कि उनकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया और लोगों को बहुत सारे राइट्स मिल गए, जैसे ग्रांटेड सफ्रेज राइट, राइट टू वोट। बट ये सभी एडल्ट मेल के लिए था हु इज़ अबाउट 21 ईयर्स। इसका मतलब वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, गारंटीड राइट टू वर्क, सभी लोगों को राइट टू वर्क मिला। और इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई। सो ये क्वेश्चन था रिवोल्ट ऑफ द पुअर के बारे में इन फ्रांस। इसी दौरान बीच में एक सिलेसिया रिवोल्ट के बारे में बता रखा है, ये कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। ये कब हुआ था? 1845। बेसिकली ये 4 जून 1845 को हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो रिवोल्ट था ये बिटवीन वीवर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट रिड्यूस देयर पेमेंट। जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उनकी पेमेंट कम कर दी थी। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा जो वीवर्स है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनको ऑर्डर देते थे और उनके बदले में कुछ जो पेमेंट देते थे, लेकिन उन्होंने जितनी पेमेंट फिक्स की थी वो रिड्यूस कर दी, जिस वजह से जो वीवर्स है वो नाराज हो गए। उसके बाद 4 जून 1845 को लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च अप टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो सब लोग कॉन्ट्रैक्टर की तरफ गए और डिमांड करने लगे थे हायर वेजेस, बट उनको थ्रेटन किया गया, पीटा गया एंड ट्रीटेड बैडली, गलत व्यवहार किया गया। इसके बाद एक ग्रुप ऑफ वीवर्स ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस प्लेंडर्स इट ऑफ क्लॉथ, उसके बाद उन्होंने जो स्टोर हाउस को लूटा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग चुका था और कुछ समय बाद वो 24 आवर्स के बाद आर्मी के साथ लौटा और 11 वीवर्स को शॉट कर दिया, इसका मतलब मार दिया गया। सो इस रिवोल्ट से ये जानने के लिए मिलेगा कि यूरोप में जगह जगह रिवोल्ट हो रहे थे। सो सिलेसिया रिवोल्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में था अबाउट इंक्रीज ऑफ पेमेंट, पेमेंट को बढ़ाने के लिए था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन द 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स के बारे में अभी हमने बताया था 1848 में मे रिवोल्यूशन इसको कहा जाता है। सो इसको रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स बोला जाता है और ये कहाँ पे हुआ था? बेसिकली जो जर्मन एरियाज है वहाँ पर ये हुआ था। सो इट वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसको मिडिल क्लास ने किया था। उनकी डिमांड क्या थी? बेसिकली डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन, वो चाहते थे नेशनल यूनिफिकेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा वो नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, इसकी डिमांड कर रहे थे। सो ये पूरी कंडीशन यहाँ पे जानेंगे इन द जर्मन एरियाज में। यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इंक्लूड मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में जैसे प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में सब लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। इसके बाद दे डिसाइड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। और ये डेट आपको याद रखने 18 मई 1848
A31 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब उन्होंने A31 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और इसके बाद फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है जो कहाँ पर थी, इन चर्च ऑफ सेंट पॉल, वहाँ पर इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मतलब क्या था, ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की अंडर पार्लियामेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि जर्मन नेशन होगा और उसका जो हेड होगा मोनार्की होगा, राजा होगा, बट अंडर पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के नीचे काम करेगा। सो उन्होंने ये ऑफर फ्रेडरिक विलियम फोर इनको प्रोवाइड किया जो थे किंग ऑफ प्रशिया, बट उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट किंग जॉइन अदर मोनार्क्स, किंग ने अदर मोनार्क्स की हेल्प ली, जैसे लार्ज लैंड ओनर्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। लार्ज लैंड ओनर्स कौन थे, जो जंकर्स थे उन्हें कहा जाता था लार्ज लैंड ओनर्स, और इन्होंने सबने मिलकर जो भी इलेक्टेड असेंबली थी उसको विरोध किया। और एक प्रॉब्लम और थी, जो पार्लियामेंट थी वो डोमिनेट करती थी मिडिल क्लास के द्वारा। सो इन्होंने जो वर्कर्स है और आर्टिसन है इसकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया, सो दे लॉस्ट देयर सपोर्ट। सो वर्कर्स और जो आर्टिसन है वो उनके अगेंस्ट हो गए और इनका जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिस्बैंड। इसका मतलब लास्ट में जब ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, इनके बीच विवाद ज़्यादा बढ़ गया, तब आर्मी को बुलाया गया और जो असेंबली थी उसको डिसबैंड कर दिया गया। इसका मतलब उसको एंड कर दिया गया। सो इस तरीके से ये जो मूवमेंट था एक तरीके से देख सकते हैं फेल हो चुका था, लेकिन इसके काफ़ी जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कंजर्वेटिव सप्रेस लिबरल मूवमेंट बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरल्स मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था, लेकिन वो जो ओल्ड ऑर्डर थे उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, मोनार्क रियलाइज, उनको रियलाइज हो चुका था, ये पता लग चुका था कि ये जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन साइकिल है वो एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन, यानी कि लोगों को कंसेशन प्रोवाइड करके ही ये साइकिल खत्म होगी। ये साइकिल चलती थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बीच में। लिबरल्स कोई भी रिवोल्यूशन स्टार्ट करते थे और कंजर्वेटिव क्या करते थे, उस रिवोल्यूशन को रिप्रेस कर देते थे, और ये चूहे बिल्ली वाला खेल इनका कंटिन्यू चलता रहता था। फिर मोनार्क को रियलाइज हुआ कि हमें उनको कंसेशन प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को अबोलिश कर दिया गया इन द हैब्सबर्ग एंड रशिया, और 1867 में हैब्सबर्ग गेव मोर ऑटोनॉमी टू हंगरी। इसका मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगरी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी, इसका मतलब सेल्फ रूल प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है रोल ऑफ वुमेन के बारे में। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। जो लिबरल मूवमेंट्स था उसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको उसके बावजूद वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था। सो वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए। फाउंडेड न्यूज़पेपर उन्होंने बहुत सारे अलग इस्टेब्लिश किए। इसके अलावा टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतना होने के बावजूद दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट, इसका मतलब राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया था। और इसके अलावा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, तब वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरीज। सो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई थी, वहाँ पर वुमेन को एडमिट किया गया था एज ए ऑब्जर्वर इन द विजिटर्स गैलरी। इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये पिक्चर दे रखी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ पर ये जर्मेनिया की फ़ोटो है, और इसके पास में जो ऊपर विजिटर्स गैलरी है ये यहाँ पर वुमेन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिख जाएगी, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हम लोग हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 5 उसमें कंप्लीट करेंगे।
इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपको बताना होगा, इन 1848 मिडिल क्लास लिबरल ट्राई टू यूनाइट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट इनटू ए नेशन स्टेट। इसका मतलब 1848 में मिडिल क्लास ने कोशिश की थी कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, उसको नेशन स्टेट में बनाया जाए, बट उसको रिप्रेस कर दिया था जो उस समय वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। इसके अलावा मिलिट्री प्लस जंकर्स ने मिलकर इस जो उनकी कोशिश थी इसको रिप्रेस कर दिया। जंकर्स कौन होते हैं? जंकर बेसिकली लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया, उनको कहा जाता था। उसके बाद जो प्रशिया है उसने सारी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और खुद से जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की। सो प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रशिया के किंग ने इसके लिए चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क को सेलेक्ट किया, जो कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कहा जाता है। और बिस्मार्क ने हेल्प ली मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी की। सो आपको याद रखना है 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, 7 साल में 3 वॉर हुए। कौन सी कंट्री के साथ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इसको आप ADF या फिर डेफ कंट्री DAF इसे याद कर सकते हैं। Ended in Prussia victory, it completed the process of unification। इससे जो जर्मन यूनिफिकेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत 3 वॉर और 7 ईयर्स आपको याद रखना है। आफ्टर दैट इन 1871 केसर विलियम फर्स्ट, जो कि प्रशियन किंग थे, वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर एट वर्साइल्स, जो कहाँ पर था? फ्रांस में। इस पिक्चर में देख सकते हैं द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्साइल। यहाँ पर इनका प्रोक्लेमेशन हो रहा था जर्मन एम्पायर का। नाउ ये पिक्चर है अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 एंड 71। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इटली की पॉलिटिकल कंडीशन जान लेते हैं। सो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन किंग। सिर्फ एक ही जो एरिया था जिसको कंट्रोल किया जाता था इटालियन किंग के द्वारा, वो था सार्डिनिया पिडमोंट। नॉर्थ इटली वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंट्रल इटली रूल्ड बाय पोप एंड द सदर्न इटली अंडर बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं इटली की यूनिफिकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ। इटली बेसिकली आप लोग जानते हैं 7 स्टेट में डिवाइड था। सबसे पहले इस साइड जो सार्डिनिया पिडमोंट वाला रीजन है वो इटालियन किंग अंडर विक्टर इमैनुअल सेकेंड हुआ करता था। इसके अलावा जो नॉर्थ इटली था उसके ऊपर कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का, सेंट्रल इटली पे कंट्रोल था पोप का, और लास्ट में साउथ इटली पे कंट्रोल था बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी CM केवर को। CM केवर ने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया और नॉर्थ इटली पर कंट्रोल कर लिया। आफ्टर दैट साउथ जो इटली है, सबसे पहले नॉर्थ इटली को यूनिफाई किया गया और उसके बाद साउथ इटली पे आपको याद रखना है गैरिबाल्डी ने हेल्प ली थी लोकल पीजेंट की और साउथ इटली को भी यूनिफाइड कर दिया। उसके बाद जब नॉर्थ और साउथ इटली यूनिफाइड हो गए तो जो सेंट्रल इटली पर पोप का कंट्रोल था उन्होंने खुद से ही पीछे हट गए और उसके बाद ये भी एरिया भी यूनिफाइड कर लिया गया। इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नाउ इसमें पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्दर्न इटली कैप्चर फ्रॉम ऑस्ट्रिया 1860। इसके अलावा सदर्न इटली कैप्चर फ्रॉम स्पेन 1860। इसके बाद जो सेंट्रल इटली था यानी कि जिसके ऊपर पोप का कंट्रोल था वो भी मर्ज कर दिया गया। इस साइड देख सकते हैं किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट इंडिपेंडेंट बिफोर यूनिफिकेशन। सो ये एरिया है सार्डिनिया पिडमोंट। और इसके अलावा जो कुछ एरिया यहाँ पर दिखाया गया है ये वो एरिया था जो गिवन टू फ्रांस इन रिटर्न फॉर सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने जो हेल्प की थी उसके बदले में ये एरिया उसको प्रोवाइड कर दिया गया।
ये पिक्चर दे रखी है इटालियन स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन से पहले की, और इस पिक्चर में देख सकते हैं इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफाइड होने के बाद। ये इटली का मैप है और ये बिफोर यूनिफिकेशन। इसमें यहाँ पर किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज ये एरिया आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है रोल ऑफ लीडर्स। आपको 4 पर्सन का नाम याद रखना। सबसे फर्स्ट पर्सन है गुसेपी मैज़िनी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने स्टार्टिंग में प्ले किया था। ही फॉर्म ए सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली। सो ये आपको याद रखना है, जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी क्या नाम था, यंग इटली। ही फेल्ड इन 1831 एंड 1848 रिवोल्यूशन। उन्होंने पहली कोशिश की थी 1831 एंड 48, बट वो फेल हो गए। उसके बाद जो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन्होंने कोशिश की और अपॉइंट किया केवर को टू यूनाइट इटली। सो ही वाज किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, अपॉइंट केवर टू यूनाइट इटली। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, वो आता है काउंट कैमिलो डी केवर। सो केवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का रोल था, वैसे इसमें आपको याद रखना है। सो केवर इज ऑल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली। ये आपको याद रखना है, बिस्मार्क ऑफ इटली किसको कहा जाता था, केवर को। सो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सीएम केवर लेड टू द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। ये केवर की फोटो दे रखी है। ही वॉज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। आपको याद रखना है, नॉर्दर्न इटली पे जिस पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था उसको 1859 में डिफीट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, फ्रांस की मदद से। लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद रखना है गुसेपी गैरिबाल्डी। In 1866 they marched into South Italy kingdom of two Sicilies that is ruled by Spain. He win the support of local peasant. Local peasant की मदद से ये जीत गए और इनकी आर्मी थी जिसको कहा जाता था रेड शर्ट। सो यही जरूर पूछा जाता है, इनकी जो आर्मी थी लोकल पीजेंट की मदद से जो इन्होंने बनाई थी वो थी रेड शर्ट, और इनको स्वॉर्ड ऑफ इटली भी कहा जाता है। सो स्वॉर्ड ऑफ इटली कौन थे, गुसेपी गैरिबाल्डी। नेक्स्ट, इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद विक्टर इमैनुअल II जो पहले सार्डिनिया पिडमोंट के किंग हुआ करते थे उनको पूरे यूनिफाइड इटली का किंग बना दिया गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। नाउ इसको स्ट्रेंज केस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें किसी तरीके की कोई रिवोल्यूशन या लड़ाई की जरूरत नहीं हुई, जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली में पढ़ा था। सबसे पहले पॉलिटिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं। ब्रिटिश इसलिए हुआ करता था जहाँ पर 4 एथनिक ग्रुप, जिसमें फर्स्ट इंग्लिश, स्कॉट, थर्ड वेल्स, फोर्थ आयरिश। नाउ इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और ये इस साइड क्या है, आयरलैंड है पूरा। नाउ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी इन वेल्थ एंड पावर, सो दे एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, जिस वजह से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दूसरे जो बाकी स्टेट थे उनके ऊपर बढ़ाने की कोशिश की। सो इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्क। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर सीज कर ली। नाउ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्कॉटलैंड है एंड इंग्लैंड है, इसको मिलाकर क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन। आफ्टर दैट जब इसमें नॉर्दर्न आइलैंड इंक्लूड हो गया तो उसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और जब पूरे जो आइलैंड है नीचे वाले आइलैंड को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। ये बाद में अलग हो गया था, सो सबको मिलाकर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आइलैंड को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट। सो दोबारा से देख लेते हैं, स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड है इसको मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में ही जब नॉर्थ आयरलैंड को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। नाउ इसमें देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन मीन्स स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इसको मिलाकर कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन।
इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता था? जब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड, बेसिकली नॉर्थ आयरलैंड को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम। नाउ इस पिक्चर में भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। ये स्कॉटलैंड है और दिस साइड इंग्लैंड, इसको मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद इसमें जब नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दिया जाए तब वो क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। नाउ जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसको अगर मिला दें तो ये बन जाएगा ब्रिटिश ईस्ट। नाउ अब पढ़ते हैं इसके बारे में। 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हुआ था, जिस वजह से फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन के बाद जो ब्रिटिश आइडेंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगी थी ओवर स्कॉटलैंड। सो स्कॉटिश वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज, उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने के लिए उनको मना किया जाता था। इसके अलावा टू वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो पहनने के लिए भी मना किया जाता था। अब देख लेते हैं आयरलैंड को कैसे मर्ज किया गया। आयरलैंड बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड था, कैथोलिक कम्युनिटी एंड प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी। कैथोलिक मेजॉरिटी हुआ करती थी और प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी ग्रुप हुआ करता था। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया जाता था बाय ब्रिटिश। सो कैथोलिक रिवोल्टेड बट सप्रेस, कैथोलिक ने रिवोल्ट किया लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया, और जो रिवोल्ट किया गया था वो 1798 बाय वोल्फ टॉन। सो दिस वाज द फेल्ड रिवोल्ट। उसके बाद 1801 में आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग का मतलब उस समय था कि जब नेशन को एक पर्सन के रूप में देखे जाने लगा, उसके लिए जो भी आर्टिस्ट थे वो एलिगोरी का यूज करते थे। एलिगोरी का मतलब होता था पर्सोनिफाइंग नेशन विद फीमेल एलिगोरीज। सो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, जब किसी आइडिया को आर्ट से एक्सप्रेस करें उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिगोरी। इसके लिए हमें याद करना होगा दो एलिगोरी के बारे में। पहली जो जर्मनी में थी उसे कहा जाता था जर्मेनिया, और दूसरी जो फ्रांस में थी उसे कहा जाता था मैरियाना। सो ये आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में, फ्रांस एंड जर्मनी दोनों की एलिगोरी के बारे में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इनके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, उनको समझते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ब्रोकन चेन्स, इसका मतलब हुआ करता था बीइंग फ्री, यानी कि आज़ाद हो चुके, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये ब्रोकन चेन। इसके अलावा ब्रेसप्लेट विद ईगल्स, सो ये था सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। नाउ नेक्स्ट, ओकली के बारे में याद रखना है, हीरोइज्म। नाउ नेक्स्ट, सोर्ड, सोर्ड मीन्स रेडीनेस टू फाइट, ये सोर्ड यहाँ पे दे रखी है, इसका मतलब है रेडीनेस टू फाइट। सो ब्रांच अराउंड द सोर्ड, इसका मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति के लिए या फिर पीस के लिए लोग कोशिश करते हैं। नाउ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड जो ट्राई कलर दे रखा है ये बताता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 विच इज बैन्ड बाय द ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट। लास्ट में देख सकते हैं रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो रेज ऑफ राइजिंग सन है ये इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। नाउ एलिगोरी देख सकते हैं यहाँ पर जर्मेनिया के बारे में, ये जर्मेनिया की फोटो है 1848। नेक्स्ट, यहाँ पे पोस्टेज स्टाम्प दे रखा है ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियाना रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। सो ये यहाँ पर मैरियाना की एलिगोरी के बारे में, यानी कि इसको फिगर फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा बचता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स। इसका मतलब अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने की पॉलिसी, उसको क्या कहा जाता था? इंपीरियलिज्म, और इसमें यूज किया जाता था मिलिट्री का। नाउ नेशनलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म क्रिएट हुआ। बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर लोगों में अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हो गई। सो इसके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन अमर्ज इन द बाल्कन। बाल्कन एरिया में टेंशन इंक्रीज होने का क्या रीज़न था? सबसे पहले देख लेते हैं बाल्कन एरिया कौन सा था। ये बाल्कन एरियाज में बहुत सारे
कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, जैसे ग्रीस और ये टर्की साइड, क्योंकि टर्की ऑटोमन एम्पायर इसी के ऊपर रूल कर रहा था। नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। बाल्कन एरियाज में टेंशन का क्या कारण था, जो इतनी ज़्यादा टेंशन इंक्रीज हो गई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न बनती है। इसके बेसिकली 6 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर बहुत सारी एथनिक वेरिएशन देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज इट कम्प्राइजेस मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हुआ करती थी। सो इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्लेव्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बहुत सारे जो बाल्कन एरियाज की कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, उसके बाद वो सब इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट हो गए। सो ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ज़्यादातर ये जो कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करती थी। सो द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। इसके बाद यहाँ पर जब रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड हुए, जैसे हमने जाना था ग्रीस में, उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिस वजह से ये रीजन काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जुगेशन। सो द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर। इसका मतलब जो बाल्कन कंट्रीज थी वो दावा करते थे कि वो एक टाइम पर आज़ाद थे और उनको फॉरेन पावर के द्वारा सब्जुगेट किया गया था। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंटेंस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो चुका था। सो एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटीज एंड इंडिपेंडेंस। जब ये सब कंट्रीज आज़ाद होने स्टार्ट हुई तो इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, क्योंकि वो दूसरे एरियाज के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे। So the Balkan area became an area of intense conflict. Next point, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुआ करती थी, बिकॉज वो दूसरे की टेरिटरी जीतना चाहते थे। So the Balkan state were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. इसका मतलब वो दूसरे की टेरिटरीज को जीतने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो बिग यूरोपियन पावर इसमें एंट्री करती है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी। सो द सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई। वो लोग चाह रहे थे कि ये जो अभी अभी इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। सो एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द एरियाज। दिस लीड टू सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिस वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न बना। सो लास्ट में जब बिग यूरोपियन पावर यानी कि जो बड़ी कंट्रीज है वो एंटर करती, तो उस वजह से सिचुएशन ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। हमने फर्स्ट चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं।